पुरातत्वविदों को किसी प्राचीन आपदा, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, आक्रमण हो या नरसंहार के अवशेषों की खुदाई करने से अधिक आनंद किसी और चीज में नहीं मिलता। ये पुरातत्वविदों के चरित्र में किसी अत्यधिक भयावह प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता। बात बस इतनी है कि किसी प्राचीन स्थल के जीवन और काल की कहीं अधिक संपूर्ण तस्वीर संरक्षित रहती है यदि वो किसी तीव्र विनाशकारी आपदा का शिकार हुआ हो, बजाय इसके कि वो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से नष्ट हो गया हो, परित्यक्त हो गया हो या उसका पुनर्निर्माण किया गया हो। प्राचीन प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले लाभों का उत्कृष्ट उदाहरण पोम्पेई है, जहां वेसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट ने एक प्राचीन रोमन शहर में दैनिक जीवन के पूर्ण पैमाने पर प्रामाणिक मॉडल को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर दिया। लेकिन इतिहासकारों में उन आपदाओं का प्रचलन अधिक है जिन्हें मानव जाति स्वयं जिम्मेदार ठहरा सकती है। विद्वान और आम लोग हमेशा से ही दुष्ट खलनायक, हत्यारे, आक्रमणकारी, बर्बर गिरोहों की निंदा करने में आनंद लेते रहे हैं। बस दृष्टिकोण अलग है। एक लेट शो देखता है, दूसरा विद्वतापूर्ण टिप्पणियां लिखता है। प्राचीन काल के सबसे रहस्यमय रहस्यों में से एक सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता का पतन और विनाश है। दक्षिण एशिया की इस विशाल सभ्यता के अवशेष प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। विश्व की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास के इस तीसरे प्रमुख प्रयोग का जीवन चक्र वर्तमान में अत्यधिक अनुमानों पर आधारित है और पुरातत्वविदों, इतिहासकारों, भाषाविदों और प्रकृति वैज्ञानिकों द्वारा इस पर गहन शोध किया जा रहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि पिछले 30 वर्षों में दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रारंभिक ढांचे में मूलभूत संरचना का निर्माण करने वाले कुछ पूर्व सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए दोषारोपण के संबंध में पुनर्विचार करना विशेष रूप से आवश्यक है। लगभग 30 वर्ष पूर्व ऐसे प्रमाण प्रकाशित हुए थे जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों के 2 प्रमुख शहरों में से सबसे दक्षिणी शहर मोहनजोदारो को सशस्त्र आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों सहित दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों का मौके पर ही नरसंहार कर दिया गया था। मोहनजोदारो के उत्खननकर्ताओं ने कम से कम शुरुआत में इस नरसंहार को कई असंबद्ध कारणों और घटनाओं पर डाल दिया था। नरसंहार का ये विचार तुरंत भड़क उठा और आज तक कुछ इतिहासकारों, भाषाविदों और पुरातत्वविदों द्वारा आर्यों द्वारा उपमहाद्वीप पर आक्रमण के प्रत्यक्ष भयावह प्रमाण के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है। इसने दक्षिण एशियाई इतिहास के सबसे पेचीदा सवालों में से एक का स्पष्ट और सीधा जवाब प्रदान किया। उत्तरी भारत में आर्यों का आगमन विशाल इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की पूर्वी शाखा दक्षिण एशिया में ऐतिहासिक युग की शुरुआत का प्रतीक था। उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत वर्णन संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद के श्लोकों में मिलता है, जो भारत में ज्ञात सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वैदिक श्लोकों में प्रमुख देवता इंद्र को किले तोड़ने वाले के रूप में वर्णित किया गया है, जो किले को ऐसे चीर देते हैं जैसे उम्र वस्त्र को नष्ट कर देती है। दस्युओं यानी गैर आर्य शत्रुओं, चाहे वो नश्वर हों या अलौकिक, के किलों पर आक्रमण करते समय इंद्र को विशेष रूप से भवनों में आग लगाते हुए वर्णित किया गया है। उसने प्रज्वलित आग में उनके सभी हथियार जला दिए और गायों, गाड़ियों और घोड़ों से खुद को समृद्ध बना लिया। इन ग्रंथों में वर्णित है कि आर्य योद्धा कवच और ढाल से सुरक्षित रहते थे। धनुष और बाण के अलावा वो भाला, कुल्हाड़ी और तलवार का भी प्रयोग करते थे। घोड़े आम थे, लेकिन संभवतः उनका उपयोग सवारी के लिए नहीं बल्कि रथों को खींचने